हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से हमारे फिजिक्स के नए लेक्चर में, जिसमें सेकंड लेक्चर है ये। और उसमें जो लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक छोड़ा था, हम वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। और हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स क्लास 12th। और उसमें लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था वो था कूलम्ब्स लॉ, है ना। तो अब उस कूलम्ब्स लॉ में आगे ही हम इसको स्टडी करेंगे, उसमें क्या है, किस तरह से हमने देखना है आगे। तो कूलम्ब्स लॉ का जो नेक्स्ट हमने कूलम्ब्स लॉ पे वहां पे उसकी डेफिनेशन और उसके रिप्रेजेंटेशन पे बेस हमने दो न्यूमेरिकल भी किए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे है वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि हमें पता है बेटा कि जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स को हम स्टडी कर ही चुके हैं पहले कि फोर्स जो होता है तो चार्ज पार्टिकल के बीच में वो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ पे K तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और Q1 Q2 वहां पे चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड है और R है उनके बीच में डिस्टेंस है ना। लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें यदि यहाँ पे फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो हम यहाँ पे उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने के बाद में फिर उसमें देखेंगे कि जब मल्टीपल चार्ज पार्टिकल एक साथ यदि किसी एक सिंगल चार्ज पे फोर्स लगाते हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, बहुत सारे आवेशित कण किसी एक निश्चित आवेशित कण पे यदि बल आरोपित करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो ये टॉपिक है बेटा आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसको हिंदी में लिख देते हैं बेटा कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है बेटा। ये टॉपिक है हमारे पास कि हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो तरह के कोई चार्ज पार्टिकल हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिनका अपन अभी यहाँ पे जो नेचर है वो दोनों को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, और टू डायमेंशनल ज्योमेट्री सिस्टम, द्विनिर्देशांक ज्यामिति में वो दोनों एक दूसरे से किसी एक निश्चित परिभाषित दूरी पर स्थित हैं। और उनको हम इस तरह से मान के चल रहे हैं कि माना हमारे पास में दो चार्ज पार्टिकल है बेटा। पहला चार्ज पार्टिकल तो ये है Q1, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है उस पोजीशन वेक्टर को अपन लिख रहे हैं R1 वेक्टर। ओके, दूसरा चार्ज पार्टिकल है वो है आपके पास में बेटा Q2, और इसके पोजीशन वेक्टर को अपन लिख रहे हैं R2 वेक्टर। दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, उनके पोजीशन वेक्टर हमने R1 R2 वेक्टर लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई करना है। तो फोर्स की आप सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन देखो बेटा, कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम ये जानते हैं, एक सदिश राशि है। तो जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल, अब इसको देखो, ये Q1 चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव है, Q2 चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव है। यदि Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 पर फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स की डायरेक्शन यहां से इधर होगी, ठीक है। और इस फोर्स को अपन नाम लिख रहे हैं यहाँ पे F21, और वेक्टर डायरेक्शन इंडिकेट कर दिए तो हम इसे F21 वेक्टर बोल रहे हैं। इसी तरह से दूसरा चार्ज पार्टिकल है 2 1 पे लगाएगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये 2 वाला इस पे लगाएगा 1 पे, तो Q1 चार्ज पार्टिकल जो होगा Q2 की वजह से वो रिपेल होगा, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, और उस फोर्स को अपन बोल देते हैं F12 वेक्टर। अब यहाँ पे F12 और F21 है क्या, उनको अपन देखते हैं। तो बेटा जो F12 है, F12 वेक्टर है, वो है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। समझ में आया ये स्टेटमेंट कि हम यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं ऑन Q1, यानी कि आवेश Q2 पर, आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, ठीक है। अब इसको यदि अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो बेटा क्या होना चाहिए इसका, तो F12
रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे, एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका, तो मैग्नीट्यूड हमें चाहिए यहाँ पे F12 का एक तो मैग्नीट्यूड और एक ही चाहिए बेटा F12 वेक्टर का डायरेक्शन। के कितना लग रहा है, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ में उसके डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ये हम जानते हैं। तो अब देखो हम यहाँ पे बेटा डायग्राम से यदि देखा जाए बेटा तो ये F21 जो है वो इस डायरेक्शन में एप्लीकेबल है ना। F21 की जो डायरेक्शन है वो Q1 चार्ज से Q2 की तरफ है, तो इस डायरेक्शन में वो एप्लीकेबल है। तो हम करेंगे क्या अभी यहाँ पे कि इसमें ध्यान से यदि देखा जाए तो Q1 से Q2 की तरफ F21 है, और यदि मैं एक यहाँ पे लेट कर लेता हूं पोजीशन वेक्टर R21 तो इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, है ना। तो हम यहां से ये एक नोटिफिकेशन मिलता है अपन को कि F21 जो है उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम इसको यहाँ पे R12 मान लेते हैं। ये जो है बेटा आपके पास में ये इसको यहाँ पे अपन R12 लिख देते हैं, है ना, क्योंकि जो सिमिलर हो जाएगा सिमेट्री रहेगी इसमें, तो R12 कैप। तो यहां से देखा जाए तो R12 जो है उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में F21 लगा हुआ है ना। तो अब ध्यान से सुने, इसमें F12 की डायरेक्शन और R12 की डायरेक्शन एक दूसरे के सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग। और दूसरा यदि यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम R21 कैप को वेक्टर डेफिनेशन से R12 वेक्टर अपॉन में R12 का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी में उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए, तो हमने डायरेक्शन यहां से वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ली। अब ध्यान से देखा जाए बेटा तो देखो इस डायग्राम में ट्रायंगल लॉ से यदि निकालते हैं तो R12, इसको बाद में देखेंगे, पहले देखो तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस R12 वेक्टर, और इसका कर देता हूं मैं स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे R12 कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन F12 की डायरेक्शन R12 की डायरेक्शन के अलोंग ही है। इसको यहाँ पे और सॉल्व कर लेते हैं तो K Q1 Q2 अपॉन में R12 का मैग्नीट्यूड, और इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं R12 वेक्टर अपॉन में R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, अब उसके बाद देखिए बेटा देखिए बेटा यहाँ पे तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में नीचे हो जाएगा बेटा स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, है ना, तो R12 का होल क्यूब और N2 में R12 वेक्टर। अब यहाँ पे डायग्राम से अपन को R12 वेक्टर रिक्वायरमेंट है, बस बाकी सारा डाटा हमारे पास आ चुका है। तो हम डायग्राम से R12 वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो इस डायग्राम में ध्यान से देखो, यदि हम यहाँ पे इस डायग्राम में ट्रायंगल लॉ को लगाएं बाय ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज का नियम, सदिश योग के जो त्रिभुज का नियम है वो कहता क्या, स्टेटमेंट क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि तीन सदिश त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश आरोपित है, पहले मैं हिंदी में बोल रहा हूं इस स्टेटमेंट को, यदि इस नियम के अनुसार तीन सदिश त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश आरोपित हैं तो और उनमें दो सदिश क्रम में है और तीसरा सदिश विपरीत क्रम में है, तो जो सदिश विपरीत क्रम में है वो बाकी के दोनों के सदिश योग के तुल्य होगा, है ना। इसी तरह का स्टेटमेंट है, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। और सभी बच्चे ध्यान से सुने बेटा, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया जा रहा है लेक्चर, तो आप इसमें दोनों ध्यान से सुने, दोनों मीडियम के बच्चे, और इनमें अपने हिसाब से नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और अपने हिसाब से आप इसमें अपने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, कुछ डेरिवेशंस के स्टेप्स हैं जो आपको समझने में प्रॉब्लम आती है, आप उनको यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ध्यान से सुनते जाइए। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि इसमें जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसको मैं अब हिंदी में बता चुका हूं कि जब तीन सदिश त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश आरोपित हैं, उनमें दो सदिश क्रम में और तीसरा सदिश विपरीत क्रम में है, तो जो विपरीत क्रम वाला वो बाकी के दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे कि व्हेन थ्री वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन विच टू वेक्टर्स आर इन ऑर्डर, जैसे देखो यहाँ पे R2 और R12 ऑर्डर में है, टू वेक्टर आर इन ऑर्डर while R1 vector mismatch the order of the triangle,
तो दैट वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ रिमेनिंग टू वेक्टर। तो हम यहां से ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे बेटा कि R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। तो इस डेफिनेशन से R12 वेक्टर आपके पास आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर। ठीक है, इस डाटा को आप यहां पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। तो देखो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 और नीचे लिख रहा हूं बेटा मैं उसके अकॉर्डिंग। देखो R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर और उसका क्यूब, और N2 में R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर और ये। ठीक है बेटा, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं। ये आपने कौन सा फोर्स निकाला है? F12। F12 का मीनिंग फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, जैसा कि मैं डायग्राम में बता चुका हूं। लेकिन इसी के साथ साथ सिमिलरली दूसरा कंसेप्ट क्या है, आपके डायग्राम को आप यदि देखोगे तो इसमें दूसरा फोर्स और एप्लीकेबल है साथ में। देखिए नीचे F21 भी अप्लाई हो रहा है। तो F21 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? F21 निकालने के लिए आप यहां पे देखिए बेटा, सिमिलरली F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2। ठीक है, F21 क्या है यहाँ पे? तो F21 पहले मैं लिख देता हूं यहां पे, ये है फोर्स ऑन, सॉरी ये F21 है बेटा। तो ये फोर्स ऑन Q2, सेकेंड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो F21 इक्वल टू K Q1 Q2, और यहाँ पे देखो डाटा उसी तरह से आएगा जैसे आपने इसमें लिखा था। यहाँ पे आया था आपके पास R12, तो उसी तरह से यदि आप लिखोगे यहाँ पे तो ये भी आपको मिलेगा R21 वेक्टर उसका क्यूब और N2 में R21 वेक्टर, सेम आएगा। तो मैं इसको एक स्टेप पीछे से लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो एक स्टेप पीछे से लेके चल रहा हूं। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना कि मैं इसको यहीं पे मैग्नीट्यूड ऐसे डायरेक्शन लिख रहा हूं। फिर वही कंसेप्ट कि आप इसे K Q1 Q2 अपॉन में, और नीचे तो लिख दोगे ये R21 वेक्टर और उसका स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे R21 वेक्टर और मॉडुलस ऑफ R21। ठीक है, तो ये इक्वल टू K Q1 Q2, नीचे मॉडुलस 3 टाइम हो जाएगा तो R21 का क्यूब और N2 में R21 वेक्टर। लेकिन डायग्राम से देखा जाए बेटा तो इसमें जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये यहाँ पे आपने Q1 को कंसीडर किया था, ये यहाँ पे आपने Q2 को कंसीडर किया था, ये पोजीशन वेक्टर R1 और ये पोजीशन वेक्टर R2, कुछ इस तरह से थी। तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन ये है जो हम F21 लेके चल रहे हैं, है ना, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे जो R21 होगी वो इधर होगी। ये जो डायरेक्शन मैं बना रहा हूं इसको ध्यान से देखना बेटा, ये R21 डायरेक्शन है। तो अब इसमें लगाओ ट्रायंगल लॉ, इसमें भी ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा स्टेटमेंट कि इसमें R1 और R21 तो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन R2 वेक्टर जो है ऑर्डर मिसमैच कर रहा है। लेकिन इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे रिक्वायरमेंट है R21 की, तो मैं इसे लिख दूंगा R2 माइनस का R1 वेक्टर। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास K Q1 Q2 अपॉन में R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर और उसका मॉडुलस और क्यूब, और ये नीचे R2 वेक्टर और माइनस का R1 वेक्टर। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इसको थोड़ा सा मैच करके देखो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम देख रहे हैं तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास आ रहा है K Q1 Q2 ये वाला डाटा, तो ये तो हमेशा मैग्नीट्यूड है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे मिल रहा है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, बट इन इक्वेशन सेकंड आपको मिल रहा है R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। वहां R1 माइनस R2 है, यहाँ R2 माइनस R1 है, यानी कि दोनों में सिर्फ थोड़ा सा जो चेंज वो है वो ये है कि
वो ये चेंज ये कि बेटा देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि एक इक्वेशन को यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे पहले वाली इक्वेशन को यदि मैं f12 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दूसरी इक्वेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगी, है ना। तो इससे क्या पता लगा आपको, देखो ये लग रहा है कि दूसरे पे पहले की वजह से, इन फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और ये वाला क्या बता रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2। तो दोनों का रीजन क्या है कि यहाँ पे दोनों की मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, और ये सेंटेंस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है वो कैसे पता लगा, इस नेगेटिव साइन से। यानी कि जो फोर्स F21 है फोर्स F12 के इक्वल में होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। और जब इस तरह का यदि कोई केस बन जाता है कि व्हेन टू फोर्सेज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि जब दो बल समान परिमाण के साथ एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उसको अपन न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है और यहाँ से प्रूव भी होता है कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम की पालना करता है, यानी कि इट फॉलो द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कूलम्ब का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम की पालना करता है। प्रूव दैट कूलम्ब्स लॉ फॉलो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो इस तरह से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। उसके बाद में जैसे अपन नेक्स्ट पेज पे चलते बेटा, नेक्स्ट पेज पे देखो अपन यहाँ पे अब जब हमें पता लग गया है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में भी लिखा जा सकता है, वेक्टर भी उसे फॉर्म किया जा सकता है। तो उसके बेसिस पे जब मल्टीपल चार्ज पार्टिकल एक साथ कहीं पे लग रहे हो रखे हो और उन पे सिंगल पे यदि किसी पे फोर्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब किसी स्थान पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं और उन सभी की वजह से हमें किसी एक सिंगल चार्ज पे, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे, किसी एक विशेष आवेश पे बल ज्ञात करना है, तो उस पे बल ज्ञात करने के लिए, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम एक नियम इस्तेमाल करेंगे, एक सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, एक प्रिंसिपल यूज करेंगे जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक बेटा। तो ध्यान से समझना है इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे आवेश हों, जैसे अपन आवेश निकाय, सिस्टम ऑफ चार्ज भी कहते हैं, उनकी वजह से अपन को किसी सिंगल चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना है ना। तो अब देखो क्या करेंगे इसके लिए। सबसे पहले अपन मान लेते हैं बेटा कि ये वाला चार्ज है आपके पास Q0, और पोजीशन वेक्टर इसकी जो बता देते हैं Q0 की वो है R0, ठीक है। इसके पास बहुत सारे चार्ज रखे हैं, पहला चार्ज जैसे यहाँ पे है ये Q1, इसकी पोजीशन वेक्टर जो है Q1 की वो है R1। ऐसे ये वाला चार्ज रखा है यहाँ पे, इसकी पोजीशन वेक्टर है, इसको बोल देते हैं अपन Q2, और इसकी पोजीशन वेक्टर है बेटा Q2 की R2 वेक्टर, है ना। इस तरह से यहाँ पे ये रखा है Q3 चार्ज, इसकी पोजीशन वेक्टर को अपन बोल देते हैं R3 वेक्टर। अब जब हमें फोर्स निकालना है किसी, अब यहाँ पे हम Q0 पे टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं, तो Q0 पे जो टोटल फोर्स है उस फोर्स को मैं लिख देता हूं यहाँ पे F0, और F0 है क्या, नेट फोर्स, कुल बल ऑन Q0 ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। और यहाँ पे सिस्टम में कौन कौन चार्ज रखे बेटा Q0 को छोड़ के, एक तो Q1 है, एक Q2 और एक Q3 है। इस तरह से अपन अध्यारोपण के सिद्धांत आरोपित करते हैं कि जब बहुत सारे आवेश रखे हैं और उनकी वजह से किसी एक में निकालते हैं तो इसे बोलते हैं अपन फोर्स ऑन से चार्ज पार्टिकल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इन किसी आवेश पर आवेश निकाय के कारण बल, आवेश निकाय, सिस्टम ऑफ चार्ज को हिंदी में कहा जाता है आवेश निकाय, है ना। तो नेट फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस।
सिस्टम ऑफ चार्जेज, यानी कि Q नॉट पर आवेश निकाय के कारण कुल बल। अब उसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दो तीन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि पहले तो ये पता करो कि Q नॉट पे बल लगाएगा कौन कौन। तो Q नॉट पे बल लगाने के लिए उसके आसपास कौन कौन है उनको देखना पड़ेगा, है ना। तो Q नॉट की सबसे पहले तो अपन शुरुआत करते हैं कि इसके पास पहला बल है वो लगाएगा Q1 चार्ज पार्टिकल, है ना। तो देखो गौर से देखो, Q1 भी पॉजिटिव, Q नॉट भी पॉजिटिव, तो Q1 की वजह से Q नॉट की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, फोर्स की। तो हम जानते हैं दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, तो दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फोर्स होगा उनको जॉइन करने वाली लाइन के अलोंग और रिपल्सिव नेचर यानी कि प्रतिकर्षण प्रकार का बल होगा। और उसको मैंने एरो से बता दिया है कि Q1 की वजह से Q नॉट नीचे जाएगा और उस बल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F01 से। ठीक है बेटा, ये पहला बल हो गया। ऐसे दूसरा यदि Q2 की वजह से निकालूं तो Q2 को ज्वाइन करने वाली लाइन बना देते हैं, तो Q2 को ज्वाइन कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये बल इधर चला जाएगा और इसको बोल रहे हैं अपन F02। ऐसे Q3 की वजह से निकालूं तो ये भी पॉजिटिव है तो इसकी वजह से ये आ जाएगा इधर F03। आप इसके डायग्राम को किसी भी तरह से कोई भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप चार्ज पार्टिकल कंसीडर करके और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी हमने दो चार्ज पार्टिकल के लिए लिया था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, तो सिर्फ उसी को ही अप्लाई करना है, बार बार डेरिवेशन नहीं करना है। तो जैसे अपन देखें यहाँ पे कि पहला अपन को बल निकालना है ना। तो ये जो F0 आएगा, पहले तो मैं इस स्टेटमेंट को लिख दूं कि F0 आएगा, इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे बेटा कि F01। इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। इसी तरह से दूसरा फोर्स लग रहा है यहाँ पे F02, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। और तीसरा फोर्स लग रहा है F03, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यदि इसी तरह से n चार्ज पार्टिकल होते तो हम यहाँ पे F0n वेक्टर उसको लिख देते। डायग्राम में n चार्ज पार्टिकल आपको शो नहीं किया गया है, सेंटेंस में लिख रहा हूं मैं, तो इस चीज पे गौर करें। इसको देखें, यहाँ पे डायग्राम में n चार्ज पार्टिकल नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ देखें तो मैंने n चार्ज पार्टिकल यदि सिस्टम में होते तो अलग अलग चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स निकालो और जीरो पे निकालना है और सबका वेक्टर सम कर देते हैं। इसी को बोलते हैं अपन अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है बेटा। और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, इसी को कहा जाता है। तो इसको स्टेटमेंट में बदलना है कि किसी आवेश पर आवेश निकाय के कारण जो कुल बल लगता है वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल। देखो यहाँ पे F01 है वो Q1 की वजह से लग रहा है Q0 पे, ऐसे Q0 पे लग रहा है Q2 की वजह से वो F02 से रिप्रेजेंट किया है। और ऐसे ही जो Q3 आवेश यदि Q0 पर बल लगाएगा तो उसे हम F03 से निरूपित कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग आवेशों के कारण जो बल लगता है उन सभी बलों का आप सदिश योग करोगे, उसी सदिश योग के बराबर कुल बल ज्ञात हो जाएगा और इसे कहते हैं अपन अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है बेटा, तो अब इसके आगे चलते हैं कि इसमें वैल्यू रखते हैं हम, है ना। तो जैसे आपको पता है कि जब हम F01 निकालेंगे तो उसके लिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे आप यहाँ पे F01 की जगह पे लिख सकते हो कि Q0 Q1 और अपॉन में R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर Q और N2 में R0 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में इसी तरह से लिखा था, ये F01 हो गया। इसी तरह से Q0 Q2 अपॉन में R0 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर, उसका Q ब्रैकेट R0 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर, और ये हो गया। इसी तरह से यदि n है आपके पास तो n के लिए कैसे लिखेंगे कि Q0 पे लग रहा है n की वजह से, तो उसको अपन R0 वेक्टर माइनस का Rn वेक्टर, उसका Q और ब्रैकेट में R0 वेक्टर और माइनस का Rn वेक्टर। सिंपल।
है ना। इस तरह से अपन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में इसको लिखते हैं। तो ये है हमारे पास मल्टीपल चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी सिंगल चार्ज पार्टिकल पे टोटल फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी किसी एक आवेश पर आवेश निकाय के कारण बल ज्ञात करना, है ना। तो ये हमारे पास वो पॉइंट है। अब इसके बाद इस पे अपन एक कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, जो हमारे इस अध्यारोपण सिद्धांत पर ही आरोपित होगा। और उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसमें सभी डायरेक्शन, सभी मैग्नीट्यूड, सभी किसी तरह से कौन सा चार्ज पार्टिकल किस पे फोर्स लगाएगा, छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे अपन, उसको यदि अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो अपन बाकी के न्यूमेरिकल परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो पहले तो देखो आप इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको एक डायग्राम दिया जा रहा है बेटा, और डायग्राम में क्या है कि यह एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। यहां पे रखा है 2 माइक्रोकूलम आवेश और यहां पे रखा है माइनस का 2 माइक्रोकूलम आवेश, और दोनों एक दूसरे से ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनमें यहाँ पे ये 60 डिग्री बना दिया मैंने, ये 60 डिग्री बना दिया है, और यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, इस पॉइंट का नोमेनक्लेट कर देते हैं अपन इस ट्रायंगल को। तो ए बी और ये पॉइंट हो जाएगा सी, और यहाँ पे रखा है 1 माइक्रोकूलम आवेश, ठीक है। ये है। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि निम्न क्षेत्र में 1 माइक्रोकूलम पर कुल बल ज्ञात करो। इंग्लिश के लिए मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम इन दिस फिगर। 1 माइक्रोकूलम की लोकेशन आपको दिख रही है बेटा कि ये पॉइंट सी पर है और ए पॉइंट पर 2 माइक्रोकूलम है, और उसी तरह से बी पॉइंट पर भी 2 माइक्रोकूलम है, लेकिन वो अपोजिट नेचर का है, -2 माइक्रोकूलम का है वो। और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है आपको। अब करना कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले अपन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो अब सिंगल चार्ज नहीं है, ये अकेला यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम पर 2 चार्ज पार्टिकल है फोर्स लगाने के लिए, बल लगाने के लिए। एक तो है प्लस का 2 माइक्रोकूलम और दूसरा है माइनस का 2 माइक्रोकूलम। तो हम यहाँ पे प्लस वाले को लेके चलते हैं कि यदि प्लस वाला माइक्रोकूलम इस पर बल आरोपित करता है, प्लस वाला 2 माइक्रोकूलम इस पर बल आरोपित करता है, तो Q1 माइक्रोकूलम इधर जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, और पॉजिटिव की वजह से 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि उसे रिपेल करेगा, है ना। तो यहाँ पे इस बल का तो नाम दे देते हैं अपन F1। अब जरूरी नहीं है कि अपन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की तरह से इसमें यहाँ पे F01 F02 इस तरह से दें, हमने यहाँ पे F1 बता दिया है कि फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम। तो इस F1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, है ना। सॉल्यूशन F1 क्या है, फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास में, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो K की वैल्यू तो 9 × 10 की पावर 9, जो फोर्स लगा रहा है चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 × 10 की पावर -6, और 1 माइक्रोकूलम पे लग रहा है तो 1 × 10 की पावर -6, और अपॉन में ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, एवरी साइड हैव द इक्वल लेंथ। तो ये साइड भी जो A से C के बीच की है, ये साइड भी 3 सेंटीमीटर की ही होगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 3 सेंटीमीटर को लिख देते हैं 3 × 10 की पावर -2 और उसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद में आएगा 18 × 10 की पावर -3, तो ऊपर ये 18 है बेटा, अपॉन में 9 × 10 की पावर -4, सॉल्व करने के बाद में 20 न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली अब दूसरे पे देखते हैं, ये तो मैंने निकाला फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू प्लस का 2 माइक्रोकूलम। अब दूसरा चार्ज पार्टिकल और कौन है इसके पास में जो 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, वो है माइनस का 2 माइक्रोकूलम। तो माइनस का 2 माइक्रोकूलम यदि इस पे फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि बेटा माइनस वाला इस 1 को अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से मैंने इसको नीचे बना दिया, है ना। तो इसको यहाँ पे इस फोर्स को नाम दे दिया जाता है F2 वेक्टर। अब F2 निकालना है, F2 के बारे में तो पहले यहाँ पे लिख दो, एक्सप्लेन कर दो इसको कि F2 है कौन।
तो F2 है फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू माइनस का 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इसको अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास वही फॉर्मूला लगेगा, F2 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 वही है आपके पास, मैग्नीट्यूड ही लेना है, माइनस का 2 नहीं रखना है क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दी है। सिर्फ परिमाण लेना है तो हमने प्लस का 2 माइक्रोकूलम लिखा है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल है आपके पास 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10 की पावर -6, और नीचे आ जाएगा वही डिस्टेंस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होती है, तो इसको भी सॉल्व करें तो ये भी बेटा देखो सेम डाटा है, तो यहां से ये भी कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। ओके, दोनों फोर्स हमारे पास ये आ गए, लेकिन इसको और आगे यदि देखा जाए तो ध्यान से देखो बेटा, ये यहाँ पे आपको मिल रहा है कि ये दोनों फोर्स F1 और F2, F1 और F2, अच्छा ये एंगल भी 60 का होगा ना, ठीक है। F1 और F2 ये दोनों फोर्स एक दूसरे से किसी ना किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, F1 और F2, और इनके बीच का जो एंगल आपको लगेगा, तो इस डायग्राम से यदि कंपेयर करके देखूं तो यहाँ पे 120 डिग्री का नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये 60 डिग्री का है, तो रिमेनिंग एंगल 120 डिग्री का, क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनते हैं। तो अब देखिए आप यहां से जब आपको टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है तो F नेट इन दोनों का वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमेशा कहां से जाएगा, बीच से, F नेट ये होगा। अब इस F नेट को कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए आप देखो बेटा डाटा यहाँ पे, तो F नेट ये निकालते अपन नाउ F नेट, तो कैसे लगाएंगे बेटा, इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे। जब तो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से किसी एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट F1 का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos, और दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 120। सारे डाटा रख दीजिए आप यहाँ पे, तो F नेट इक्वल टू F1 आया आपके पास में 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 20 20, और cos 180 की वैल्यू सॉरी 120 की वैल्यू माइनस का हाफ। देखो इस हाफ से कैंसिल आउट हो गया बेटा, इसको सॉल्व करते हैं अब, 400 प्लस 400 माइनस का 400 इक्वलेंट है माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा तो अंडर रूट में 400, तो F नेट की वैल्यू आपको यहां से F नेट इक्वल टू आ गया अंडर रूट में 400, तो जो हो गया बेटा इक्वल टू में 20 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी बच्चे को यदि और कोई प्रॉब्लम आती है, पहले तो इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझे। मैं बता रहा हूं इसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान किस बात पे देना होगा कि जिस चार्ज पार्टिकल पे आपको फोर्स निकालना है सिर्फ उसी की मूवमेंट कराओ। कई बार क्या होता है डायरेक्शन गलत ले लेते हैं अपन, जिस चार्ज पार्टिकल को मूव कराना उसको ना करा के जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसे मूव कराते हैं, उसे नहीं। जिस पे फोर्स कैलकुलेट कराना है अपन को पहले उसे मूव कराओ, और उसमें देखो कि उसके आसपास कितने चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज में कितने चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं। इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल की वजह से विद डायरेक्शन फोर्स कैलकुलेट करोगे जो आपको एंगल का डिटर्मिनेशन कराएगा, एंगल का आइडेंटिफिकेशन होगा उससे, और फिर उसके बाद में रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 फोर्स ही काम में लिए हैं, इसमें डायग्राम में सिर्फ 3 चार्ज पार्टिकल थे सिस्टम में, तो 2 फोर्स लगे, उनके अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल चार्ज पार्टिकल के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके सिलेबस में, सीबीएसई में, आरबीएसई में, सभी तरह के सिलेबस में मिलेंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट में लिख सकते हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता दिया जाएगा, और यदि आपको आप दिक्कत आती है तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, यहां तक हमने पढ़ लिया कि जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब का नियम क्या है, उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, उसकी वजह से सिस्टम ऑफ चार्ज में फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, आवेश निकाय के कारण बल कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही फर्स्ट लेक्चर में कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज इन रेस्ट कंडीशन, तो वह अपने चारों तरफ केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, देन इट क्रिएट ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, है ना। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं क्योंकि अभी तक तो हमने फोर्स ही पढ़ा है, हमारा मेन मोटिव तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के लिए क्या होता है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। कि जैसे कोई भी यदि यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट अपने एग्जिस्टेंस में है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में यदि कोई भी वस्तु अपने अस्तित्व में है, तो अपना अस्तित्व बताने के लिए अपने चारों तरफ वो एक विभिन्न प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करती है, एक स्पेसिफिक टाइप का फील्ड क्रिएट करती है, जिससे ये मालूम चलता है कि उसका अस्तित्व है। और उसके अस्तित्व में यदि कोई दूसरा उसी प्रकार का, उसके दूसरे प्रकार का कोई वस्तु आज संपर्क में आते हैं, तो उनके मध्य अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन होते हैं, है ना। तो अब देखो कैसे करना है आपको विद्युत क्षेत्र, क्योंकि हम यहाँ पे आवेश की बात कर रहे हैं और विद्युत क्षेत्र बताने के लिए हमें आवेश को स्थिर रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा ध्यान से सुनना है इस बात को। जैसे कोई आवेशित कण है आपके पास में, है ना, ये आवेशित कण है प्लस का। अब इस प्लस आवेश के पास में यदि कोई दूसरा आवेश आने की कोशिश करेगा, तो उस आवेश पर ये या तो आकर्षण बल लगाएगा या फिर प्रतिकर्षण। एक बार सेंटेंस को इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, व्हेन एनी अनदर चार्ज पार्टिकल ट्राई टू कम्स नियर बाय दैट चार्ज पार्टिकल, है ना, तो उसके पास आने की कोशिश करता है, तो ये वाला या तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा और इट मे बी रिपल्सन फोर्स। तो अब वो डिपेंड करता है कि वो दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल जो इसके पास आ रहा है वो है किस नेचर का, है ना। तो इसमें एक इसका ये जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट रीजन तक ही अपना फील्ड एग्जिस्ट करता हो, इनकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। तो सपोज करो कि ये वाला चार्ज पार्टिकल इस लिमिट तक ही अपने एग्जिस्टेंस को शो ऑफ करता है, अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व बताता है। तो ये +2 चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल Q0 यदि आता है, तो उस पर या तो आकर्षण का बल लगेगा या प्रतिकर्षण का। यदि ये चार्ज पार्टिकल प्लस का है तो वो भी प्लस का है, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण, ये हम जानते हैं कि रिपल्सन अट्रैक्शन कैसे लगते हैं। तो जिसकी वजह से हमें फील्ड क्रिएट करना है बेटा, फील्ड को स्टडी करना, उसे कहा जाता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, ठीक है बेटा, स्रोत आवेश, स्रोत आवेश। और जिस चार्ज पार्टिकल को पास लाके अपन उसके फील्ड का डिटेक्शन कर रहे हैं, उसके फील्ड को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नाम के अकॉर्डिंग इसी को कहा जाता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, इंग्लिश में बोलते बेटा इसको टेस्ट चार्ज। ठीक है बेटा, ये टेस्ट चार्ज हो गया। तो अब देखो आपको जैसे इसमें बताना है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे ही कहते हैं अपन उसका विद्युत क्षेत्र। दोबारा सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं कि किसी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे कहते हैं उसका विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में इसको लिखते हैं बेटा कि द फील्ड अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल, द फील्ड around any charged particle in which another charge experience attraction or repulsion force, that is called electric field, है ना। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे फील्ड का यदि इंपैक्ट देखा जाए तो इस पॉइंट पे फील्ड कुछ और होगा, इस पॉइंट पे फील्ड कुछ और होगा, यहाँ पे फील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और आएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। उसे कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, नई भौतिक राशि को अपन यहाँ पे व्यक्त करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट आएगा वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी of electric field, intensity of electric field। ठीक है बेटा, ये है। तो देखो इसको कैसे पढ़ना है,
इसमें क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल जो हमने माना है, ये प्लस का चार्ज पार्टिकल, इसके सराउंडिंग में इसकी जो फील्ड है, इसमें यदि मैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इस टेस्ट चार्ज को लाके रख दूं, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और क्यू नॉट क्यों कहा जाता है, टेस्ट चार्ज की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे अपन। अभी देखते चलो कि हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है और ये प्लस क्यू चार्ज क्यू नॉट से सेपरेट, डिफाइनाइट डिस्टेंस है आर, वहां तक सेपरेट है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इसको यदि डिफाइन करना है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हिंदी में लिख देता हूं बेटा इसको कि एकांक परीक्षण, एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल, एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल होता है, उसे कहते हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ई वेक्टर निकालना है, तो ई वेक्टर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा एफ अपॉन में क्यू नॉट, और इसे अपन यहाँ पे शो करने के लिए एक टर्म लगाते हैं बेटा, इसको कंप्लीटली इसका डाटा मिलना चाहिए। हमें यहाँ पे क्यू नॉट की वजह से जो फील्ड आएगा उसका नहीं निकालना है, हमें कैपिटल क्यू की वजह से फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैं लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो यहाँ पे टर्म ले रहा हूँ। ये क्या बताता है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता क्या है, उसको मैं साइड में लिख रहा हूँ। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, इसका अर्थ क्या है बेटा, इसका मीनिंग क्या है? इसका पहला मीनिंग ये है कि क्यू नॉट के कारण जो उत्पन्न बल होगा वो कैपिटल क्यू के कारण उत्पन्न बल की तुलना में नगण्य होगा। और दूसरा ये है कि कैपिटल क्यू नॉट जो फील्ड क्रिएट कर रहा है वो बहुत ज्यादा होगा, जबकि स्मॉल ये क्यू नॉट जितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो ना के बराबर होगा। यानी कि ऑल ओवर कंक्लूजन ये है कि कैपिटल क्यू नॉट के कारण उत्पन्न बल यानी फोर्स और उत्पन्न विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों ना के बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक ही वर्ड में लिख देता हूं इसको कि क्यू नॉट के कारण फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र नगण्य होंगे। नगण्य मतलब नेग्लिजिबल है ना। क्यू नॉट के कारण जो फोर्स और विद्युत क्षेत्र है दोनों के दोनों नगण्य होंगे, ताकि हमें सिर्फ कैपिटल क्यू के बारे में ही पता लगे। कैपिटल क्यू ही तो हमको कैलकुलेट करना, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितना है। तो अब देखो डायग्राम में फिर से वापस आता है बेटा, हम यहाँ पे क्यू नॉट की वजह से कोई भी फील्ड वगैरह कुछ क्रिएट होगा उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हमें कैपिटल क्यू की वजह से देना है। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स, एफ कितना है, और अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल कैन बी गिवन एज के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला, और यहाँ पे ये क्यू नॉट, और आपको पता है कि हम यहाँ पे ये लिमिट लगा के चल रहे हैं, तो हम इस लिमिट को दोबारा से यहाँ पे लिख देते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बच जाएगा डाटा में, इसको ध्यान से देखते जाएं। तो ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्यू नॉट की लिमिट लग रही है, क्यू नॉट क्वांटिटी है नहीं, तो अपन इसको लिख देंगे ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो हमने टर्म ली है यहाँ पे, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम निकाल रहे हैं, तो यहां से आप ध्यान से देख सकते हो बेटा इस चीज में कि जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है ई वेक्टर है, दूसरा पॉइंट डाल के लिख रहा हूं मैं, ई वेक्टर है वो एफ अपॉन में क्यू नॉट है। ठीक है, तो यहां से इसकी जो यूनिट आएगी, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, है ना। एफ अपॉन क्यू नॉट है तो हम इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया है ये है न्यूटन पर कूलम। अब इसके बेसिस पे दो तरह के केस बन सकते हैं कि सपोज करो बेटा कि विद्युत क्षेत्र ये है ना, ये वाला विद्युत क्षेत्र है,
और इसमें आपने कहीं पर ये प्लस का क्यू आवेश रख दिया है, प्लस का क्यू आवेश, क्या होगा इसके साथ? या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र तो सेम है, ये विद्युत क्षेत्र, लेकिन यहाँ पे कहीं मैंने माइनस का क्यू आवेश रख दिया, तो इसके साथ क्या होगा? प्लस का क्यू और माइनस के क्यू आवेश के साथ क्या होगा? तो इसे पढ़ने के लिए आप देखो, यहाँ पे आपने अभी भी लिखा है कि ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। यदि मैं लिमिट को इंपॉर्टेंस ना दूं और लिमिट को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्यू नॉट नहीं लेना, फिर मुझे यहाँ पे कौन सी टर्म लेनी है? फिर मैं कोई क्यू आवेश ले लेता हूँ जिसका एक डिफाइनेबल मैग्नीट्यूड यानी कि परिभाषित परिमाण है ना। तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या है यहाँ से? क्यू ई वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट हुआ इस सेंटेंस से कि यहाँ पे एफ वेक्टर और ई वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि इनके यहाँ पे फॉर्मूले में ये प्लस इंडिकेट है, यानी कि जब पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो एफ और ई की डायरेक्शन एक ही रहेगी। तो इसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे यदि मुझे अब बल रिप्रेजेंट करना है इस पॉइंट पे, इस चार्ज पार्टिकल पे, तो इस पे बल की दिशा ई की दिशा में ही रहेगी। तो एफ और ई दोनों ई की दिशा में रहेंगे, है ना। ये क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसी तरह से यदि आप देखो तो यहाँ पे यदि कैलकुलेट करें तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में माइनस का क्यू आ जाए, तो सिंपल सा एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस का क्यू ई वेक्टर। ये क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग एफ और ई दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी कि यहां से आप यदि इस पे बल की डायरेक्शन निकालोगे तो एफ तो इधर आएगा, जबकि ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र का पूरा समझने वाला पॉइंट है। तो विद्युत क्षेत्र में क्या बताया गया बेटा आपको कि किसी आवेश के चारों तरफ वो क्षेत्र होता है जिसमें कोई दूसरा आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, है ना। या तो अट्रैक्शन फोर्स को फील करेगा या फिर रिपल्सन फोर्स को फील करेगा, यदि वो उसके नियर बाय में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाते हैं, तो ये फील्ड है। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसको हिंदी में लिख देता हूं बेटा, बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे कोई कैपिटल क्यू चार्ज है ना, ये कैपिटल क्यू चार्ज है और इसकी वजह से आपको आर डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालना है इस पी पॉइंट पर। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक टेस्ट चार्ज रखना होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो टेस्ट चार्ज रखेंगे तो मान लेते हैं कि वो टेस्ट चार्ज है, आपने ये रख लिया है, ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे ये रख दिया क्यू नॉट, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज रख दिया तो इस टेस्ट चार्ज पर पहले बल निकालो और डेफिनेशन में फिर उसको अप्लाई करो कितना फोर्स कैलकुलेट होगा, है ना। तो बल निकालते हैं हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ई वेक्टर होना चाहिए बेटा किसके इक्वल में, वही जो डेफिनेशन से आता है ना उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, क्यू नॉट एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। और यहाँ पे देखो आपके पास एफ आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, है ना, और अपॉन में क्यू नॉट। ये लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 चल ही रहा है अभी, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्यू नॉट है ही नहीं तो आपके पास ये बच जाएगा E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो किसी पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला जो मिला है वो है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से दो सेंटेंस मिले हैं आपके पास कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक तो है आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर के है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये क्यू के, यानी कि क्यू का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो ई की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना।
और आर की वैल्यू यदि बढ़ाते हो आप, आर डिस्टेंस इंक्रीज करते हो चार्ज पार्टिकल से, तो ई की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसके बेसिस पे दो टाइप के ग्राफ पूछ लिए जाते हैं बेटा कभी कभार, उन दोनों ग्राफ को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं इसके बेस पे। तो पहला ग्राफ देखो क्या है, पहला है ई वर्सेस आर, है ना, पूछ लिया जाता है ड्रॉ द कर्व बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस आर फॉर ड्यू टू द पॉइंट चार्ज पार्टिकल। तो कैसे निकालेंगे बेटा, इसमें कर्व को निकालना कुछ नहीं है, अपन को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ई और आर का यदि देखा जाए तो उनके बीच में कर्व ऐसे इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फील्ड है देखो इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और ये टच भी इसको इनफाइनाइट पे करेगा। तो हम ये कह सकते हैं इस कर्व को देख के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि जीरो करना है तो आपको आर की वैल्यू इनफाइनाइट लेनी होगी, और यदि आपने आर की वैल्यू जीरो कर दी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, इनफाइनाइट अप्रोक्सीमेट होगी। इस डाटा से ये मिलता है ना। और ऐसे ही इसका जो दूसरा पार्ट है कर्व का, वो है कि ई वर्सेस 1 में आर स्क्वायर। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस तरह से। तो इनके बीच में जो कर्व आएगा वो कर्व इस तरह से हो जाएगा ई, और यहां पे बेटा आपको 1/r² लिखना है, और उनके बीच में कर्व आ जाएगा ये स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा इंफॉर्मेशन है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में पता लगा उसकी डेफिनेशन की किसी आवेश के चारों तरफ किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड में वो रीजन जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स फील करता है, जो अट्रैक्शन या रिपल्शन कैसा भी हो सकता है। उसके बाद में इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए E बराबर एफ लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ अपॉन में क्यू नॉट, जहां पे लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो का मतलब कि क्यू नॉट की वजह से लगने वाला बल और क्यू नॉट की वजह से उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र यानी कि फोर्स ड्यू टू क्यू नॉट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू नॉट, दोनों के दोनों नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य हो, है ना। क्यू नॉट की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद में फॉर्मूले से अपन ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला के क्यू अपॉन में r², जिससे हमें दो टाइप के कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन होती है। अब उसके बाद में एक बहुत थियोरेटिकल टॉपिक है, पहले तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र। सिंपल बेटा, जैसे अभी आपने लिखा है कि ई वेक्टर इक्वल टू, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है तो इसके बेसिस पे के क्यू अपॉन में r² लिखा है। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बता रहा है सिर्फ, यानी कि परिमाण। यदि आपको इसको सदिश रूप में लिखना है वेक्टर, तो आपको लिखना होगा ई सदिश का परिमाण और n2 में r कैप की अंदिश उसकी दिशा, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव बेटा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड यानी कि त्रिज्यत रूप से अंदर की ओर, ये त्रिज्यत रूप से बाहर की ओर, ये त्रिज्यत रूप से अंदर की ओर, इस तरह से होती है। तो यहाँ पे ये इनकी तो दूरी होगी मिलाने वाली, आर के अनुदेशी लगेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू r² डॉट आर कैप, और हमें पता है बेटा आर कैप को वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो इसके बेसिस पे ये फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू r² वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ये 3 बार हो जाएगा तो के क्यू अपॉन में r³ और n2 में r वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी में हम इसी तरह से इसका अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ सकते हैं, या फिर आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो इसके बाद इसी में लिख देता हूं मैं अगला टॉपिक इसका, कि आवेश निकाय के कारण
आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसके लिए पहले डायग्राम स्टडी करते हैं कि हमें आवेश निकाय के कारण कैसे पढ़ना है। मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे कोई बिंदु है, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है आपको। कई सारे आवेश रखे हैं, Q1 यहाँ पे रखा है, इससे दूरी इसकी R1 है। ठीक है, ये दूरी है R1। ऐसे यहाँ पे एक Q2 रखा है, इसकी वजह से माइनस का Q2 मान लेता हूं मैं इसको, इसकी दूरी है R3। ऐसे यहाँ पे एक Q3 रखा है प्लस का, इस दूरी को R3। ऐसे ही करके यहाँ पे एक QN रखा है और इसकी दूरी R है। अब ध्यान से देखते जाओ कि जब आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है P बिंदु पर, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पे P बिंदु पर Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है और ये सब के सब फोर्स लगाएंगे। तो हम जब प्लस Q1 की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो प्लस Q1 प्लस का है तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ E1 होगा। ऐसे ही Q2 माइनस का है तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ E2 होगा। ये प्लस का है तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ EN होगा। ये भी प्लस का है तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र EN इधर होगा। E3, E1, E2 जो आपको डायरेक्शन दे रखी है, तो सिर्फ इस बेसिस पे कि जिसकी वजह से निकाल रहे हो प्लस का है या फिर माइनस का। प्लस का चार्ज होता है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, और यदि माइनस का चार्ज हुआ तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र रेडियली इनवर्ड यानी कि त्रिज्यत रूप से अंदर की ओर हो जाएगा, प्लस की वजह से त्रिज्यत रूप से बाहर की ओर। तो अब आपको इस पे नेट कैलकुलेट करना है। P बिंदु पर परिणामी निकालना है, तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र परिणामी निकालना है, तो E नेट ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, तो ये सबके बराबर हो जाएगा बेटा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, जितने भी लग रहे हैं, क्योंकि यह भी एक सदिश राशि है। क्यों किया है हमने ऐसा? क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक सदिश राशि है, इसकी वजह से हमने इस तरह इसका सदिश योग किया है। तो अब यहाँ पे अपन वैल्यू रखते हैं बेटा, इनकी वैल्यू रखेंगे तो देखो आपको E नेट निकालने के लिए सबसे पहले E1 की वैल्यू रखनी है और वो आएगा Q1 की वजह से, तो K Q1 और कितनी दूरी पर है? R1 पर। और सदिश रूप में यदि मुझे इसको लिखना है तो R1 का Q और N2 में R1 सदिश, सिंपल, जो भी हमने रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से K Q2 अपॉन में R2 का Q और N2 में R2 सदिश। ऐसे चलते जाओ बेटा, और N चार्ज, जितने भी चार्ज पार्टिकल आपको सिस्टम में दे रखे हैं, उन N चार्ज पार्टिकल की वजह से निकालो, और आप इस तरह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये है हमारे पास। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैं बता रहा था कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थ्योरेटिकल है, उसमें से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में है क्या, थ्योरेटिकल सॉरी पोर्शन में है क्या, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर फील्ड क्रिएट करता है एक चार्ज पार्टिकल, तो उस फील्ड को और फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस तरह का फिनोमेना यूज कर सकते हैं, उसको व्यक्त करने के लिए, उस बल को और क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए हम किस तरह का कंसेप्ट ले सकते हैं, कौन सा कंसेप्ट काम में आएगा। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, इसे व्यक्त करने के लिए हम एक यहाँ पे भौतिक राशि इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं विद्युत बल रेखा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। विद्युत बल रेखाएं
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत बल रेखा है ना। तो अब देखो विद्युत बल रेखाएं क्या है। सबसे पहले इनको परिभाषित कर देता हूं मैं, दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना बच्चे कि क्या होता है इसका मतलब। विद्युत बल रेखा है कि कोई आवेश के चारों तरफ, जैसे मैंने कहा कि विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए हमने यहाँ पे क्यू नॉट की कल्पना की थी, और क्यू नॉट कौन था यहाँ पे, परीक्षण आवेश। तो किसी आवेश के चारों तरफ क्यू नॉट को जब रख देते हैं अपन, तो क्यू नॉट किस रेखा के या किस पथ के अनुदिश, लोकस ऑफ द क्यू नॉट, किस पथ के अनुदिश वो गति करता है, उसी पथ को अपन विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, है ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंपल परिभाषा में कि द लोकस ऑफ मूवमेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसी भी आवेश के चारों तरफ परीक्षण आवेश के पथ की या परीक्षण आवेश के गति के पथ का बिंदु पथ, उसे कहते हैं अपन विद्युत बल रेखाएं। इनके कुछ गुण होते हैं विद्युत बल रेखाओं के, है ना। तो सबसे पहला गुण क्या है, गुण प्रॉपर्टीज। ये आपको जितने भी कंसेप्ट बताए जा रहे हैं बेटा, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे कंसेप्ट आपको एज ए पीडीएफ मिल जाएंगे और सभी में एक्सप्लेन करके डिटेल से अच्छे तरीके से लिखा हुआ होगा। तो आप जो पढ़ेंगे, आप जो यहाँ पे सिर्फ ध्यान से सुनते जाइए, वही आपको वहां पे मिल जाएगा। उसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस भी उसमें शीट में होंगे, आप उनको देख सकते हैं, है ना। तो अब जैसे पहला गुण है कि जो धनावेश होता है, हमने 2 तरह के आवेश पढ़े, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। तो धनावेश की वजह से जो विद्युत बल रेखाएं होती है बेटा, वो त्रिज्यत रूप से बाहर की तरफ होती हैं। ये मैंने अभी लास्ट आर्टिकल जो आपको समझाया उसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यत रूप से बाहर की तरफ होती है। और यदि यही चार्ज पार्टिकल, यही आवेशित कण यदि आपके पास ऋणावेश होता, तो ऋणावेश की वजह से विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यत रूप से अंदर की तरफ आती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर रेडियली इनवर्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये दूसरा पॉइंट है ना। पहले पॉइंट में हमने दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस को समझा है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा गुण क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूरी नहीं है कि ये कि हमेशा इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट सेपरेशन के लिए, सॉरी इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो सेपरेशन है, उनके बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट रहे, चेंज हो सकता है। जैसे ये यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज ड्रॉ कर रहा हूं, तो इनके बीच में जो सेपरेशन है ऑलमोस्ट इक्वल है। आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके देखो, इनके बीच का सेपरेशन इक्वल रहेगा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ होती हैं, या फिर ये वाली। तो जब हम इन तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्कशन करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इनको कहा जाता है बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती है, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये वाली। और ये जो है जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन दूरी बदलने के साथ में परिवर्तित होता है। विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी के साथ में परिवर्तित होती है, यहाँ सेपरेशन कम है या ज्यादा है। तो इस तरह के विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने वाली रेखाएं एक असमान विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती हैं। असमान विद्युत क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेकंड प्रॉपर्टी है ना। तो पहली प्रॉपर्टी, उनके कारण दिशा क्या होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, उनके मध्य गैप सेपरेशन या फिर उनके मध्य की दूरी के आधार पर विद्युत क्षेत्र 2 तरह का हो जाता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनते जाओ उसको बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी विद्युत बल रेखा है, चाहे असमान की हो चाहे समान की हो, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसके किसी बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हो, ये टेंजेंट ड्रॉ किया है हमने, स्पर्श रेखा खींची है,
तो ये स्पर्श रेखा की दिशा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, ना कि विद्युत बल रेखा। ध्यान से सुनना, ये विद्युत बल रेखा है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, दोनों अलग अलग टर्म है। ये बल रेखा है, इसके अनुदिश हमारा जो पार्टिकल है Q0 या परीक्षण आवेश है वो गति करेगा, इसके अनुदिश वो इसके अलोंग मूव करेगा। लेकिन इस पॉइंट P पर जो आपने लाइन ड्रॉ की है, ये इस बात को व्यक्त करता है कि इस बल रेखा के इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, है ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को, ठीक है। और ये जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखा। ये दूसरा पॉइंट हो गया, सॉरी थर्ड पॉइंट है ये। उसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आसान है, इसी से ये सारी प्रॉपर्टी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो ध्यान से समझना है इसको भी कि इस प्रॉपर्टी में अपन क्या पढ़ेंगे कि लास्ट में हमने पढ़ा है कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अब इसमें क्या है कि दो टेंजेंट कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती। दो टेंजेंट नहीं काट मतलब दो टू फील्ड लाइन never intersect to each other. Two field line never intersect to each other. इसका मीनिंग, ऐसा रीजन क्या है इसका कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा जब फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज करो एक फील्ड लाइन ये रही और एक फील्ड लाइन ये रही, यदि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारे पास दो पॉसिबल डायरेक्शन हो जाती हैं जिस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और इंटरसेक्ट पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब है कि यहाँ पे यदि चार्ज पार्टिकल Q0 को रखा जाए तो वो कंफ्यूजन में है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा या इधर लगेगा, और किसी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो नहीं सकती, इस वजह से कभी भी दो फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसको एक बार फिर समझाता हूं कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर या कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है जो कि संभव नहीं है। एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये अपने पास फोर्थ पॉइंट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, फिफ्थ पॉइंट। ध्यान से समझते जाओ, इनमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है फील्ड लाइन में। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है आपके पास फील्ड लाइन का, ये हमारे पास इंटरसेक्शन का हो गया। अब उसके बाद आता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अपन शो करते हैं कि उनके बीच का सेपरेशन टाइम के साथ में या फिर डिस्टेंस के साथ में चेंज होना चाहिए, और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब मान लेते हैं इसके पास आपके पास तीन पॉइंट है, एक पॉइंट ये ए, एक पॉइंट ये बी और एक पॉइंट ये सी। तो अब पूछा जाए कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कहां पे ज्यादा होगी। तो ए पॉइंट पे देखा जाए तो फील्ड लाइन की क्लोजनेस ज्यादा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यदि मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म एरिया ड्रॉ करता हूं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ज्यादा होंगी, लेकिन उस सेम साइज का यदि मैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे ये है उतने ही साइज का यहाँ पे ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू कम है, दो पास हो रही है। और थर्ड वाला जो केस है उस जगह पे यदि देखो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पास हो रही है। तो क्या रिजल्ट निकल के आता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे फील्ड लाइन की क्लोजनेस ज्यादा है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। तो ए पॉइंट पे सबसे ज्यादा, उसके बाद बी पर, उसके बाद किस पे आ जाएगा ये सी पॉइंट पर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा सिक्स्थ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form the closed loop. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप का यानी कि बंद वक्र का निर्माण नहीं करेंगे। और उसका कारण क्या होता है कि जो आवेश होते हैं जिनकी वजह से विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं
वो अकेला अस्तित्व में रह सकता है। प्लस क्यू आवेश है तो अकेला अस्तित्व में रह सकता है और उसकी वजह से विद्युत बल रेखाएं इससे शुरू होकर अनंत पे जाके खत्म हो सकती हैं। जबकि ऋणावेश भी अकेला अस्तित्व में रह सकता है तो उसके कारण अनंत से शुरू होकर इनफाइनाइट से आकर यहाँ पे टर्मिनेट, चार्ज पे टर्मिनेट हो सकती हैं। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। तो इसका मैं रीजन लिख देता हूं यहाँ पे, बिकॉज ए सिंगल चार्ज कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ठीक है बेटा, विलगित अवस्था में एक चार्ज का अस्तित्व संभव है, इस वजह से ये कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है। इसके बाद में अपन थोड़ा सा और इसमें बाकी है जिसमें अपन विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये अपना फर्स्ट चैप्टर आरबीएससी लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा और कुछ 2-4 पॉइंट और बाकी हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।